हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिराज। वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर को। ये तुम्हारे सिविक्स का लास्ट चैप्टर है एंड आई होप से तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है। आई मीन अब तुम लोग क्लास 10 पास होकर 11th में जाने वाले हो तो इतना उम्मीद कर ही सकता हूँ। यही ना कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, और ये बस बोलने के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। इसके बहुत सारे रीजन है जो आगे हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलो जल्दी से हम डेमोक्रेसी के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तुम इजिली कोई भी 5 पॉइंट को याद कर सकते हो। सबसे पहला, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन होते हैं ना, सबके पास इक्वल राइट्स होता है और सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। किसी को छोटा या किसी को बड़ा ट्रीट नहीं किया जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स वगैरह वगैरह। दूसरा, डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजंस को बहुत ही अच्छे से सोच समझ के लिया जाता है। ऐसे ही नहीं कि सुबह उठ के जिसको जो मन किया वो रूल बना दिया। पार्लियामेंट में प्रॉपरली रूल को पास करवाना पड़ता है, उसके बाद जाकर वो इम्प्लीमेंट होता है। इन शॉर्ट, डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लिया जाता है। थर्ड, डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल का डिग्निटी होता है, मतलब हर इंडिविजुअल का एक रिस्पेक्ट होता है, एक ओहदा होता है। फोर्थ, डेमोक्रेसी में लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन्हें बिना लड़ाई झगड़ों के सॉल्व किया जाता है। चाहे वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो किसी भी बेसिस पर हो। फिफ्थ, डेमोक्रेसी में हमें हमारी गलतियां को सुधारने का मौका भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर तुमने छोटी मोटी गलती कर दी है तो सीधा तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। हाँ, तुम्हें फाइन किया जाएगा, थोड़ी बहुत सजा भी दी जाएगी जितना तुम डिजर्व करते हो, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हें मौका भी दिया जाएगा। तो यही कुछ पॉजिटिव फीचर्स है डेमोक्रेसी के। देखो, आज के टाइम में हमारा जो अर्थ है ना, उसमें 100 से ज्यादा कंट्री में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। यानी कि 100 से ज्यादा ऐसे कंट्रीज है जो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री बुलाते हैं, और इन सारे कंट्रीज में खुद के पार्टीज होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, और इन सारे कंट्रीज के खुद के फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं। और ये जो सारे कंट्रीज है ना, जो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्रीज बुलाते हैं, ये सारे सिटीजन को इक्वल राइट्स देते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने का ये 4 क्राइटेरिया होता है: खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना, मल्टीपल पार्टीज होना, इलेक्शन लड़ना और सिटीजन्स को राइट देना। देखो, अगर हम ऊपर से देखेंगे ना, तो ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्री एक ही टाइप के दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो पॉलिसीज होती है, जो रूल्स होती है ना, वो उस कंट्री के हिसाब से होती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया आप क्या कहना चाहते हैं, कंट्री के हिसाब से होती है, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या नियम कानून है, ये उस कंट्री के सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट और कल्चर पे डिपेंड करता है। अब इतना तो तुम सबको पता होगा कि हर कंट्रीज के कल्चर अलग अलग होते हैं, इकोनॉमिक अलग अलग होता है। कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, वही कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं। और सभी कंट्री के सोशल सिचुएशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इन्हीं बेसिस पे उस कंट्री के लॉज वगैरह बनाए जाते हैं और लोगों को राइट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 3 फीचर्स होते हैं, और वो 3 फीचर्स क्या क्या है? तो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट होती है। और इन तीनों टर्म्स के क्या क्या मतलब है, वो अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला फीचर है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा अकाउंटेबल होती है, इसका ये मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमेशा लोगों को जवाब देना पड़ता है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कोई भी डिसीजन गलत या सही लेती है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को जवाब दे, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के द्वारा ही चुना गया होता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेस इफेक्टिव होती है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत ही कम काम करती है, उसका जो भी डिसीजन होता है वो कम इफेक्टिव होता है। पर ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसे लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे असेंबली और पार्लियामेंट में डिसीजन के पास होने का मेजोरिटी सपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ता है। इसलिए जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अक्सर क्विक और एफिशिएंट होती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नेगोशिएशन और डिलिब्रेशन के आइडिया पे बेस्ड होती है, यानी कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हर किसी का राय लेना पड़ता है, लोगों से नेगोशिएट करना पड़ता है, तब जाके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी रूल पास होता है। तो इन सारे प्रोसेस में काफी टाइम लगता है और इसलिए कोई भी डिसीजन डिले होता है। भले ही ये सारे डिसीजन लेट हो रहे हो या फिर लेस इफेक्टिव हो, पर ये सारे डिसीजन लोगों की मर्जी से लिए गए होते हैं। कोई भी डिसीजन सिटीजन के खिलाफ नहीं होता है। और अगर कंट्री का कोई भी सिटीजन ये जानना चाहता है कि जो डिसीजन लिया गया वो सही तरीके से लिया गया है या उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो इजीली जान सकता है। तो इस चीज से ये पता चलता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट भी होती है, यानी कि कोई भी डिसीजन बंद कमरे के पीछे नहीं लिया जाता है। जो भी होता है वो गवर्नमेंट और सिटीजन के आमने सामने होता है। और यही सारी चीजें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि एक अच्छी गवर्नमेंट बनाती है। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। चलो तुम्ही लोगों से पूछता हूँ, एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है और दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम्हें क्या लगता है किस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा?
तुम में से ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप वाली कंट्री से ज्यादा होगा, लेकिन देखो ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। देखो 50 साल का सर्वे किया गया 1950 से लेके 2000 तक का, और इसमें ये पता चला कि जो कंट्री में डिक्टेटरशिप है ना, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा है डेमोक्रेटिक कंट्री के मुकाबले। तुम लोग सोच रहे होगे कि अरे वाह, तो सभी कंट्री में डिक्टेटरशिप ही होना चाहिए। तो देखो ऐसा भी नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, बहुत ज्यादा भी ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखकर नहीं बताया जा सकता है। भले डिक्टेटरशिप वाले कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंट्री डेवलप्ड है, क्योंकि कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो उसके पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज और इकोनॉमिक प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि उस कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, पूरे ग्लोबल में उसका इज्जत कितना है, दूसरे कंट्रीज उस कंट्री को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और उस कंट्री के इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, यानी कि उस कंट्री को किस किस इकोनॉमिकल चीजों की जरूरत है। इन सारी चीजों को देखने के बाद उस कंट्री के डेवलपमेंट को पता किया जाता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है या फिर नहीं है। सिर्फ पैसों से किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं बोला जा सकता है। और अभी तक ओवरऑल हमें यही पता है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, वही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो चलो ये तो थी डेवलपमेंट की बात, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को किस किस फैक्टर के मदद से जान पाते हैं। यानी कि हम ये कैसे पता लगाते हैं कि किस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है और किस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। तो इसके कुछ 5-6 फैक्टर्स होते हैं, अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस कंट्री का एजुकेशनल स्टैंडर्ड कैसा है। दूसरा हम ये देखते हैं कि उस कंट्री में किस किस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। तीसरा हम उस कंट्री के लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखते हैं, यानी कि बिल्डिंग्स, मॉल्स, ब्रिजेस वगैरह वगैरह। चौथा हम उस कंट्री के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखते हैं। मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले ही बताया था ना कि जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री होती है उनके इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होते हैं। इसका एक ये भी रीजन होता है कि उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि एक ही राजा होता है जो अपनी पूरी जिंदगी रूल करता है, और इसलिए वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकता है। मतलब वो जब चाहे तुरंत डिसीजन ले सकता है, उसको पार्लियामेंट वगैरह का झंझट नहीं करना है। उसको लगेगा ये सही है तो सही है, वो तुरंत डिसीजन ले लेगा। और पांचवा हम उस कंट्री के बैरियर ऑफ ट्रेड को देखते हैं, यानी कि उस कंट्री में कितना इंपोर्ट हो रहा है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यही कुछ 5-6 पॉइंट्स है जिससे हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी कोई गारंटी नहीं देता इकोनॉमिक ग्रोथ का, पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ में डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप से बहुत ज्यादा पीछे होती है। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में इतना कम डिफरेंस है तो हमें डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करना चाहिए एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना कि एक डिक्टेटरशिप को। तो डेमोक्रेसी का एक डिसएडवांटेज है, वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ गेन करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री के हर एक सिटीजन के पास इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ होगा या हर एक व्यक्ति के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा होगा। एक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी जरूर प्रॉमिस करता है कि हर एक सिटीजन के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, पर ये ज्यादातर डेमोक्रेसी में देखा गया है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। मतलब कि अमीर और गरीब में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो रिच लोग होते हैं वो और भी ज्यादा रिच होते जाते हैं, वो बिल्कुल अल्ट्रा रिच होते जाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं या और भी ज्यादा गरीब होते जाते हैं। जो हाई इनकम वाले लोग होते हैं वो अपने लाइफ में सारे लग्जरी को एंजॉय करते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज होती है। बहुत बार जो पुअर लोग होते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन या फिर हेल्थ। इस चीज से हम ये बोल सकते हैं जो डेमोक्रेसीज होती है वो इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करने में काफी पुअर होती है, और ज्यादातर गरीब लोग ही इन पार्टीज के वोटर्स होते हैं। और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो अपने वोटर लूज करे। उसके बाद भी किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं देखा जाता है कि वो पुअर लोगों के सपोर्ट में आए या फिर पॉवर्टी को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दे। बांग्लादेश भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर उसका 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रहा है। अब हमारा अगला टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारे सोसाइटी में सारे कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, हर तरह के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अब किसी भी सोसाइटी में 100% लोग एकजुट होकर तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी सोशल डाइवर्सिटी के लिए डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बेटर एबिलिटी है सोशल डिफरेंसेस को हैंडल करने का। जो अगला डेमोक्रेसी का फीचर है वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। अगर सिटीजन्स की फ्रीडम और डिग्निटी की बात करें तो इस चीज में डेमोक्रेसी सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि सिर्फ डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो अपने सिटीजन के नीड्स को, अपने सिटीजन के डिग्निटी और फ्रीडम को वैल्यू करता है। लोगों के बीच का जो डिग्निटी और फ्रीडम होता है वही चीज किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाता है। साथ ही साथ जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है, यानी कि औरतों के प्रति जो सम्मान है, वो सबसे ज्यादा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही देखने को मिलता है। दुनिया की ज्यादातर सोसाइटीज आज तक मेल डोमिनेटेड ही रही हैं, और औरतों के इतने सालों के स्ट्रगल के बाद आजकल वुमेन राइट्स को प्रमोट किया जा रहा है, पर यह सबसे ज्यादा डेमोक्रेसीज में ही देखा जाता है। और डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वुमेन्स राइट को प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ डेमोक्रेसीज में कास्ट इनइक्वालिटी भी कम देखने को मिलता है। भले ही इंडिया इस चीज के लिए काफी अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा,
क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा कास्ट इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में भेदभाव होता है, ऊंच नीच जाति, ये सब बहुत ज़्यादा होता है हमारी कंट्री में। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा कंट्री भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस चीज़ को प्रूव करते हुए हमारी कंट्री में भी कास्ट इनइक्वालिटी को कम किया जा रहा है। गवर्नमेंट अक्सर ऐसी पॉलिसीज लाते रहती है जो कि लोअर क्लास के लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती है। अब हम देख लेते हैं हमारे चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। अब देखो, सुधांशु भैया ने तुम्हें डेमोक्रेसी के बारे में भले ही कितना भी बढ़ा चढ़ा कर बताया हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कोई भी सिटीजन अपने डेमोक्रेटिक कंट्री से खुश नहीं रहता है। उनकी एक्सपेक्टेशन अपने कंट्री से और भी ज्यादा रहती है। सिटीजन्स को जितना ज्यादा राइट्स मिलते जाता है, वो और भी ज्यादा राइट्स की डिमांड करने लगते हैं। हाँ, इससे एक चीज अच्छा होता है कि कंट्री और ज्यादा डेवलप्ड होते जाता है, बट लोगों की ये मांग डेमोक्रेसी को और बेटर करने के लिए ये कभी खत्म नहीं होता है। तो देखो, यही था तुम्हारा पूरा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप सो तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तुम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वैसे हाँ, मुझे